गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बनारस कविता और दिशा कविता पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इसी के साथ इसके जो रचयिता हैं वो है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने किस प्रकार बनारस शहर के व्यक्तित्व को, वहाँ की प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता के साथ जोड़कर इस कविता में प्रस्तुत किया है। इसी के साथ दिशा कविता में वो एक बच्चों के माध्यम से या बच्चे की मानसिकता के माध्यम से किस प्रकार का हाव भाव होता है, एक स्वाभाविकता होती है कि वो किस नज़रिए से दुनिया को देखता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम केदारनाथ सिंह के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं, या वो किस प्रकार की कवि रहे हैं, किस प्रकार की रचनाएं जो है वो लिखते हैं, या क्या एक विशेष मुख्य विषय रहा है उनकी कविताओं का। यह अपने समय के पारखी कवि रहे हैं, यानी हर तरह की चीज़ को इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से उकेरा है और उसे शब्दबद्ध किया है। तो पारखी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर, छोटे छोटे दृश्यों को उठाकर उसकी समझ पर पैनी दृष्टि की है। इसी के साथ उनके काव्य में प्रासंगिकता है, यानी प्रासंगिक चीज़ वो होती है जो उस समय लिख दिया गया, जिस समय ये कविताएं लिखते थे या साहित्य की रचना कर रहे थे, उस समय के हिसाब से भी वो ठीक थी, और आज के समय में भी, आधुनिक समय में भी, और आज का जो समय है, या यूँ कहें कि 2020 जो हमारा वर्ष है, या इससे पहले जो होगा या आगे जो भविष्य है, उसमें भी उस तरह की जो स्थिति है वो प्रासंगिक रूप से दिखाई देती है, वो सच दिखाई पड़ती है। गीतकार के उल्लास से लेकर नीरस जीवन और अस्तित्व की खोज तक उनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो गीतकार के रूप में इन्होंने लिखना शुरू किया, और एक उल्लास जो है और जो नीरस जीवन होता है, किस प्रकार से या जीवन में कैसे नीरसता भरती जा रही है, लोग किस प्रकार का व्यक्तित्व अपना रहे हैं, या उनके अस्तित्व की खोज की जो पहचान है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इसी के साथ प्रकृति और जीवन के गीतकार रहे हैं, यानी प्रकृति को केंद्र में रखकर ये बात करते हैं और जीवन, उसी के इर्द गिर्द जीवन की बात करते हैं अपनी कविताओं में। एक संवेदना उनकी कविताओं में व्यक्त होती है। जटिल विषयों को भी बहुत सरल आम भाषा में यह समझा देते हैं, यानी जो विषय, जो गूढ़ विषय हैं, जिन्हें समझना मुश्किल है, जो क्लिष्ट हैं, उन्हें भी ये सहज और आम भाषा में अपनी लेखन या रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बनारस कविता, जो सबसे पहली आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता है केदारनाथ सिंह की बनारस, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम विचार कर लेते हैं। यह जो कविता है वो प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के ठेस बनारसीपन को दर्शाती है। यानी बनारस किस प्रकार का शहर, आप सब जानते हैं बनारस सबसे प्राचीनतम शहर है। वहाँ का जो सांस्कृतिक वैभव है, या जो हमारा अध्यात्म है, जो धर्म दर्शन है, वो वहीं से शुरुआत होती है। वहाँ का जो बनारसीपन है, वो उसकी जो विशेष छाप है वो इस कविता में दिखती है। इसी के साथ वहाँ की जो नगरी है, गंगा नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो एक आस्था का केंद्र बनी हुई है, या जो गंगा घाट, मंदिर और घाटों के जो कोने में बैठे जो भिखारी हैं, उनमें जब वसंत आता है, या जब वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, या यूँ कहें कि पर्यटक जो हैं वो बहुत जो आ जाते हैं अधिक मात्रा में, तो वहाँ के जो भिखारी हैं उनके वो कटोरे भरने लगते हैं। वो किस प्रकार की स्थिति होती है उन घाटों की, उसका वर्णन वो इस कविता में करते हैं। इसी के साथ मिथकीय आस्था जो है काशी नगरी की या बनारस की, कि लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ जाकर पाप धुल जाते हैं, या एक अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ और किस्से वहाँ से जुड़े हुए हैं, उसका वर्णन वो यहाँ करते हैं। और उसी के इर्द गिर्द बनारस शहर की जो बनावट है उसे केंद्र में रखकर वो काव्य को लिखते हैं, इस कविता के माध्यम से उन्हें दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी नाव और मंदिरों में घाटों के जलने वाले जो दीप हैं, दूसरी तरफ कभी ना बुझने वाली चिताग्नि है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक और पूजा पाठ होता है, मुंडन होता है, तरह तरह की जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो क्रियाकलाप हैं वहाँ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ही चिताग्नि जल रही होती है जो 2400 घंटे वहाँ जल रही होती है। तो जिस प्रकार की मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ जाते हैं लोग, तो किस प्रकार जो है एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी और किस प्रकार का, तो दूसरी एक तरफ जीवन है तो दूसरी ओर मरण की स्थिति वहाँ दिखाई देती है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो उनके बनारस कविता में परिलक्षित होते हैं। इसी के साथ वो आस्था, विश्वास,
आश्चर्य जब वो देखते हैं बनारस शहर को तो किस दृष्टि से देखते हैं, वहाँ के मिले जुले रूप को और प्राचीनतम या जो आध्यात्मिकता है, भव्यता है उस शहर की, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, वहाँ की जो अलग परंपरा है, उसका वर्णन वो इस कविता में करते हैं। इस कविता में पुरातन शहर के रहस्यों को खोलते हैं कि जो जो वहाँ के रहस्य हैं वो कैसे आज के ज़माने में यानी आधुनिक समय में वो मिथक समझे जाते हैं, वो माने जाते हैं कि वो केवल सुनी सुनाई बातें हैं और उनका कोई प्रासंगिक या कोई कोई भी ठोस चीज़ नहीं है जो वो सच बताती हो या सत्य प्रमाणित करती हो। तो इसका वर्णन इस कविता में वो करते हैं, दार्शनिक व्याख्या करते हैं, यानी जो आज के समय में यानी प्राचीनतम और आज का समय आधुनिक समय, तो इससे जोड़कर वो बनारस कविता को लिखते हैं और बनारस शहर का वर्णन करते हैं। तो चलिए बनारस कविता का वाचन करते हैं और इसी के साथ इसका विश्लेषण करते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है, लहर तारा सा मंडुवाडीह की तरह से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पिच पिचकियाँ आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो किस प्रकार बनारस शहर में वसंत आता है, लहर तारा से यानी मंडूक सी तरफ से उठता हुआ, एक दिशाओं से होता हुआ, इन दिशाओं से गुजरता हुआ, और वो कवि कहते हैं कि मैंने देखा है उसे वसंत को आते हुए, कि जब बनारस शहर में वसंत आता है तो एक धूल का बवंडर वहाँ उठता है, पूरे शहर की जो जीभ है वो किरकिरी होने लगती है, यानी इतनी धूल उड़ती है, इतनी अधिक मात्रा में धूल उड़ती है कि किस प्रकार से जो वसंत का आगमन है वो एक बवंडर के समान लगता है, धूल के बवंडर के समान। और वहाँ रह रहे उस पुराने शहर, जो पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर बनारस, वहाँ के हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी की जो जीभ है वो किरकिराने लगती है। इसी के साथ उस धूल के माध्यम से, इसी के साथ वो कहते हैं कि जो है वह सुख भुगाता है और जो नहीं है वो फेंकने लगता है। तो जो वहाँ है वो किस प्रकार दिखाई पड़ता है, और अर्थात कि किस प्रकार पचकियाँ आदमी और दशाश्वमेध जो घाट है, किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो जीव हैं यानी जो बंदर हैं, जो नाव है, वो जो शहर है पुराना, वहाँ किस प्रकार जो लोग कठोरता से भरे हुए हैं, वसंत आते ही एक निर्मलता सी उनमें आ जाती है, चाहे वो स्नान कर रहे हों, चाहे वो बैठे हों या इंतज़ार कर रहे हों या कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हों, वो सभी जो है उनके चेहरे खिल जाते हैं, वो भी मुलायम हो जाते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ जाती है, एक नमी सी, एक खुशी सी उनकी आंखों में भी दिखने लगती है। इसी के साथ एक अजीब सी चमक से भर उठे हैं भिखारियों के कटोरे, जो साल भर जो भिखारी हैं वो किस प्रकार वहाँ निराशा से बैठे रहते हैं, किस प्रकार वसंत आने से जब पर्यटक वहाँ आने लगते हैं तो उनकी जो खाली कटोरियाँ हैं, जो खाली पड़ी रहती हैं कटोरे, वो भरने लगते हैं, तो वसंत उनमें उतरने लगता है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर जो है इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई जो गंगा की तरफ। तो किस प्रकार इस शहर में, यानी किस प्रकार माना जाता है, आपने देखा है कि जो गंगा है, गंगा में जाते ही माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो जीवन और मृत्यु के जो चक्र से दूर हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार की जो मिथकीय बातें हैं, जो बातें हैं, वो वहाँ पर प्रचलित हैं। तो उसका जो आगमन है वो वहाँ दिखाई देने लगता है। इसी के साथ वहाँ पर जो अनंत यानी असंख्य रूप से, बहुत सारी संख्या में, जो चार कंधों पर जो शवों को उठाकर जो वहाँ की जो रातें होती हैं, वहाँ चिताग्नि जो है वो हर समय जलती हुई दिखाई देती है। तो उस चिताग्नि की वजह से या वहाँ पर जलते हुए जो दीप हैं उनके माध्यम से बनारस शहर, वहाँ के घाट और मंदिर हमेशा जगमगाते रहते हैं। उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आगे की पंक्तियों में किस प्रकार बनारस एक अद्भुत शहर के माध्यम से, या एक अद्भुत जो छवि है, अद्भुत छवि बनारस शहर की, वो
प्रस्तुत की है कविता में केदारनाथ सिंह ने। वो किस प्रकार कहते हैं केदारनाथ सिंह कि जो शहर है वो धीरे धीरे चलता है, यानी सब कुछ धीरे धीरे होता है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो हर व्यक्ति है, वो ये जो धीरे धीरे चलना है, इसका अर्थ ये है कि सबको एक साथ एकता के सूत्र में लेकर चलता है। तो उस सूत्र में सब लोग एक साथ रहते हैं। और किस प्रकार जो तुलसीदास की चरण पादुकाएं हैं, या इसी प्रकार देखें कि जो घाट पर जो स्थिर उस वक्त जो नाव हैं, वो उन सब जो चीज़ें हैं वो वहाँ की स्थिरता को दिखाई देती हैं। रुकी हुई नाव हो, या तुलसीदास की चरण पादुकाएं हो, या यूँ कहें कि वहाँ के जो लोगों का कार्य करने का तरीका हो, वहाँ की एक विशेषता है। वहाँ कुछ नहीं बदला है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है। दृढ़ता से बांधे हैं समुचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है, कुछ भी जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। तो वहाँ की जो स्थिरता है, आस्था है, परंपरा है कि सालों से जो चीज़ें वहाँ जिस तरह पड़ी हुई थी वो उसी प्रकार आज भी स्थित हैं। यानी वहाँ कुछ बदलाव नहीं आया, उसी प्रकार की परंपराएं, आस्थाएं, आध्यात्मिकता, वो प्राचीनतम जो छवि है वहाँ पर अब भी दिखाई पड़ती है। वहाँ के लोगों में जो एकता का सूत्र है वो दिखाई पड़ता है। उसका वर्ण इस मुख्य विषय का वर्णन यहाँ पर वो करते हैं, बनारस शहर का वर्णन करते समय। इसके साथ ही वहाँ पर रखी है कि गंगा वहीं है और वहीं पर बंधे हैं नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी साई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में से अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। तो किस प्रकार ये आधा मंत्र आधा फूल से किस प्रकार कवि दर्शाते हैं इसकी जो रिक्तता है, यानी जो खालीपन है, और किस प्रकार पूर्णता है, यानी पूर्ण रूप से पूर्ण है ये, मतलब यानी पूरा भरा हुआ है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो ये विरोधाभास की स्थिति बनारस शहर में दिखाई पड़ती है। एक और खालीपन दिखाई पड़ता है तो एक और पूर्णता यानी संपूर्णता दिखाई पड़ती है कि सब कुछ है यहाँ पर। और ये आधे आधे की बात कर कर कवि उस शहर का वर्णन करते हैं। वहाँ की हर प्रत्येक चीज़ को, जो आधी गंगा में स्थित है तो आधी शहर के अंदर, शहर के भीतर। तो शहर का जो बनावट है, या जो गंगा घाट है वहाँ की जो बनावट है, वहाँ की संध्या या शाम कैसी होती है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो किस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि एक रहस्यवादी शहर को दिखाया गया है कि आधा है, आधा पूर्ण है और आधा रिक्त है। यानी एक रहस्य, जो शहर का रहस्य है जो बना हुआ है, उसका वर्णन यहाँ कवि करते हैं। इसके बाद वो किस प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार संस्कृति को वहाँ के लोगों ने बचा कर रखा हुआ है। वहाँ की जो संस्कृति है वो उसी रूप से, उसी पूर्णता दिखाई पड़ती है। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है उसी प्रकार अर्घ देता है सूर्य को एक टांग पर खड़ा होकर, और किस प्रकार से वही जो उनका बनावट है उस शहर की, वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। वो प्राचीनतम और साथ साथ आधुनिकता, यानी आधुनिक समय में उसे मिथक ज़रूर कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर वही सभी चीज़ें उसी रूप में स्थिर हैं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। इन सभी के माध्यम से, यानी जो धुआं है, आग है, पानी है, वो सब उसी प्रकार वहाँ पर है। चाहे वहाँ की खुशबू हो, चाहे पानी हो, या गंगा जल हो, या धुआं हो, वो उसी प्रकार उठता है। उसी प्रकार आदमी का हाथ भी उठता है। प्रत्येक जो सुबह है भोर में सूर्य को अर्घ देते समय, वही संस्कृति, वहीं की सांस्कृतिक परंपरा उसी प्रकार चलती है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो आप देख रहे हैं कैसे एक रहस्यवादिता के माध्यम से इस कविता को छोड़ते हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो शहर है वो एक टांग पर खड़ा है। तो एक रहस्यमयी बात कहकर कि एक प्रकार वो एक
प्रकार से उन्होंने इस शहर का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पूर्णता है और रिक्तता है, तो दूसरी ओर कहते हैं कि ये अपनी दूसरी टांग से बेखबर है। ये उसी रीति और उसी परंपरा, उसी भव्यता को, आध्यात्मिकता को साथ लेता हुआ, उसी प्राचीन संस्कृति को साथ लेता हुआ बरसों से, शताब्दियों से उसी प्रकार वहाँ खड़ा है। शिल्प सौंदर्य, भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, जैसे रोज रोज, धीरे धीरे, ऊंचे ऊंचे। मानवीकरण, बनारस का अर्थ बिंबों का प्रयोग किया है, यानी चित्र उपस्थित होते हैं। लाक्षणिकता है, छंद मुक्त है। कवि केदारनाथ सिंह की दूसरी कविता दिशा, तो उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ये जो कविता है वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, उसका चित्रण यहाँ पे कवि ने किया है। इस कविता के माध्यम से जो एक पतंग उड़ाता हुआ बालक है, जो बच्चे हैं, जब कवि उनसे पूछता है कि हिमालय किधर है, तो वो अपनी बिल्कुल सहज आवृत्ति में, सहज सुलभ बालपन में वो कह देते हैं हिमालय उस ओर है जिस ओर जो पतंग है उनकी भागी जा रही है। तो जब कवि ये बात सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल यथार्थ लगता है, उन्हें सच लगता है। उन्हें लगता है कि बच्चे सच को अपने ही नज़रिए से देखते हैं, उनका एक अलग ही स्वरूप है दुनिया को देखने का। तो इसी भाव को केंद्र में रखकर यह कविता उन्होंने रची है। तो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं वो जो सहज का भाव है, या यूँ कहें कि जो यथार्थ है, जो उनका अपना एक, अपने लिए उनका एक जो सच होता है, उसका वर्णन यहाँ पर वो करते हैं। तो चलिए दिशा कविता का वाचन करते हैं। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा। जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो किस प्रकार एक दृश्य के माध्यम से बच्चों की जो बाल सुलभ बुद्धि होती है, वो किस प्रकार यथार्थ को मानते हैं, सच को मानते हैं, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। कि कवि किस प्रकार एक बच्चे से पूछता है जो स्कूल के बाहर खड़ा है और पतंग उड़ा रहा है, और वो उससे पूछता है और बच्चा एकदम स्वाभाविक रूप से कहता है, जहाँ जहाँ मेरी पतंग भागी जा रही है वहीं उसी और हिमालय है। तो तब कवि कहते हैं कि तब मैंने जाना यथार्थ क्या है, सच क्या है। हमने बच्चों के माध्यम से जाना हम सच को, कितना सहज है सच। उसे हम जितना कॉम्प्लिकेटेड या जितना हमने क्लिष्ट बना दिया है, जो समझा नहीं जाता है, उस प्रकार की आलोचना हम करते हैं सच की। तो सच कितना स्वाभाविक है, एक बच्चे के माध्यम से हम सीख सकते हैं। बच्चों से ही हम वो सहजता और यथार्थ यानी सच को जानने का प्रयास कर सकते हैं। उसकी एक जो महत्वता है कि किस प्रकार एक बच्चे ने उसी और पतंग जिस और उड़ रही है उसी प्रकार हिमालय को स्वीकार लिया। तो उसी प्रकार चीज़ों को स्वीकार लेना, अपना लेना कितना आसान होता है। तो कवि ने जब बच्चे से यह पूछा तभी यह जाना। इसी बात का वर्णन वो इस कविता में करते हैं। शिल्प सौंदर्य, भाषा, खड़ी बोली, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, उधर उधर में, प्रश्न अलंकार। आप देखते हैं कैसे है, हिमालय किधर है में प्रश्न है। संवादात्मक शैली है, यानी संवाद बातचीत के माध्यम से है, और मुक्तक छंद है। आज हमने केदारनाथ सिंह की बनारस कविता और दिशा कविता का विश्लेषण किया। बनारस के माध्यम से बनारस शहर की जो रहस्यवादिता है या प्राचीनतम है, उसका आध्यात्मिक इतिहास है, उसका वर्णन किस प्रकार केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में किया, उसे समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार दूसरी कविता दिशा जो है, दिशा कविता के माध्यम से बच्चों की जो सहजता है, उनका जो अपना यथार्थ और सच है, उसका वर्णन या उनसे कुछ सीख लेने की जो भाव है, उसे कवि यहाँ व्यक्त करते हैं। तो इन्हीं कविताओं पर आधारित आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।